हेलो बेटा। वेलकम टू अवंती फेलोज़। आज आपके लिए ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो चैप्टर टेस्ट हुआ उसका वीडियो सॉल्यूशन लेके आए हैं। राइट। तो बिफोर स्टार्टिंग अब एक बार आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ। तो यू विल डेफिनेटली सी अप्रोक्सीमेटली 2 क्वेश्चंस इन द एग्जाम बिकॉज देर आर 137 क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन लास्ट 5 years इन जेई इंक्लूडिंग ऑल द शिफ्ट्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक जो देखे गए हैं बेस्ड अपॉन द रिसेंट ट्रेंड्स: रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, रियल एंड अपरेंट डेप्थ का कंसेप्ट जो आपका आता है, टोटल इंटर रिफ्रैक्शन, प्रिज्म का क्वेश्चंस, रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेसेस, इमेजेस फॉर्म्ड बाय लेंस। तो यहाँ पर क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला एट कर्व्ड सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला, ठीक है, थिन लेंस फॉर्मूला, वो सब आ रहे हैं। कम्बिनेशन ऑफ लेंस, व्हेन यू कंबाइन द लेंसेज तो पावर पे क्या होगा, है ना, और उनकी फोकल लेंथ पे क्या इफेक्ट आएगा, वो सब। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप एक्सेट्रा। चलिए, तो इनके बाद अब आपके 25 क्वेश्चंस पूछे गए थे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन 1 देखते हैं बेटा। अ बबल इन ग्लास स्लैब म्यू इज इक्वल टू 1.5 व्हेन व्यूड फ्रॉम वन साइड अपीयर्स एट 5 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द अदर साइड, देन द थिकनेस ऑफ द स्लैब इज। तो बेटा एक आपको यहाँ पे अपेरेंट डेप्थ नजर आएगी बिकॉज यहाँ पर देर इज सम चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जो आपकी अपेरेंट डेप्थ होती है वो क्या होती है, उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें दो अलग अलग कंडीशन दे रखी है। तो अपेरेंट डेप्थ फॉर कंडीशन नंबर 1 इज इक्वल टू एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू, एक्चुअल डेप्थ डिवाइडेड बाय म्यू। तो हमें एक्चुअल डेप्थ निकालना है। अपेरेंट डेप्थ तो हमें गिवन है, एक साइड से 5 सेंटीमीटर जो दिख रहा है और दूसरी साइड से 2 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, इस फॉर्मूला को रिफॉर्मुलेट करके मैं बोलता हूँ कि एक्चुअल डेप्थ फॉर कंडीशन 1 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स म्यू इज 1.5 इंटू एपरेंट डेप्थ 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आ गया 7.5 सेंटीमीटर। और जब इसी बबल को दूसरे साइड से देखा गया, एज्यूमिंग दैट द डायमीटर ऑफ द बबल इज वेरी स्मॉल, पहले यही मान लेते हैं, देन थिकनेस ऑफ द स्लैब, बिकॉज इन कंपेरिजन टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब द डायमीटर ऑफ बबल इज नेग्लिजिबल। ये हमारा अजम्पशन है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअल डेप्थ फॉर सेकेंड साइड इज इक्वल टू 1.5 इंटू दूसरे साइड से 2 दे रखा है, दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो अब तो थिकनेस ऑफ द स्लैब बिकम्स, ये क्या आ जाएगा, एक साइड से 7.5 दूसरे साइड से 3.0, तो आपका 10.5 सेंटीमीटर बिकम्स द थिकनेस। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ये देखो ऐसा हो रहा है, ये स्लैब था, बीच में छोटू सा बबल है, तो एक साइड से देखा गया तो दिख कितने डेप्थ पे रहा है, ये इसकी ट्रू डेप्थ जो है दैट इज़ 7.5, और इधर से ट्रू डेप्थ है दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो लेफ्ट से देख रहे हैं तो आपको दिखाई दे रहा है कितनी दूरी पे, 5 सेंटीमीटर पे, और राइट से देख रहे हैं तो 2 सेंटीमीटर। तो एपरेंट डेप्थ उसकी कम हो जा रही है, नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली हमने इसकी एक्चुअल डेप्थ निकाली दोनों साइड से, दोनों को ऐड कर दिया, अजम्पशन ये लिया कि इसका डायमीटर जो है छोटा है इन कंपैरिजन टू द थिकनेस ऑफ द स्लैब। तो हमने फिर थिकनेस ऑफ द स्लैब इज 10.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 2, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन इक्विलेटरल glass prism placed on a horizontal table for minimum deviation which of the following is true। तो minimum deviation का कंडीशन जो है उसके लिए पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट इज ट्रू। तो जब मिनिमम डेविएशन होता है ना, तो लाइट रेज आफ्टर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन गोज पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। तो पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म, तो यानी क्यू और आर, जो क्यू आर जो है दैट शुड बी पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। बेस ऑफ द प्रिज्म इज हॉरिजॉन्टल, तो जो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल है, तो क्यू आर शुड ऑल्सो बी हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। असर्शन, रिफ्लेक्टेड इमेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। यार ये तो गलत बात है। क्यों? रिफ्लेक्टेड इमेज जो है, मान लो ये हमारा मिरर है इधर, अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो इसमें जो इमेज फॉर्म्ड होगी इमेज के मिरर के अंदर, वो भी तो सेम डायरेक्शन में मूव करेगी अपवर्ड। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी नहीं, तो हमारा असर्शन इज रॉन्ग। तो असर्शन इज फॉल्स, एंड तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा जो है ना ऑप्शन सी बिकम्स राइट। बट फिर भी हम पढ़ लेते हैं। स्पीड ऑफ द पॉइंट इमेज फॉर्म्ड बाय रिफ्लेक्टेड रेज इज ऑलवेज इक्वल टू द स्पीड ऑफ इट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये सही है, स्पीड दोनों की बराबर रहेगी, डायरेक्शन भले ही कुछ भी हो, स्पीड सेम रहेगी। अ प्रिज्म इज मेड अप ऑफ मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3। The angle of the prism is A. If the angle of the minimum deviation is equal to the angle of the prism, then the value of A is, तो यहाँ पर given values लिख लेते हैं पहले। म्यू इज इक्वल टू √3, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो हमें पता है फॉर द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू कैन बी रिटन एज साइन ऑफ
ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई ए साइन ऑफ ए बाई टू, साइन ऑफ ए बाई टू। यहाँ पे डेल्टा में इज द मिनिमम डेविएशन का एंगल, ए इज द प्रिज्म एंगल। तो इसी को लिखते हैं बेटा, इसी को फर्दर सॉल्व करके लिखेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज ए और डेल्टा एम यहाँ पर बराबर है, तो मैं डेल्टा एम को ए ही सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो न्यूमरेटर बिकम्स साइन ऑफ ए प्लस ए, 2a बाई टू, तो साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। अब ऊपर वाले को लिखता हूँ साइन 2a का फॉर्मूला यूज़ करके, 2 इंटू साइन ऑफ ए बाई टू डिवाइडेड बाय इंटू कोस ऑफ ए बाई टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाई टू। तो ये दिस बिकम्स 2 कोस ए बाई टू, ठीक है। तो म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कोस ए बाई टू, म्यू इज इक्वल टू 2 इंटू कोस ऑफ ए बाई टू। अब म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है √3, तो हमें यहाँ से मिल गया कोस ऑफ ए बाई टू इज इक्वल टू √3, तो म्यू गिवन था और 2 इधर से डिवाइड √3 बाई टू, तो कोस 30 इज इक्वल टू √3 बाई टू, तो ए इज इक्वल टू ए बाई टू इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है जी। तो ए इज इक्वल टू फिर हमारा जो है ए इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 30 यानी 60 डिग्री जो आपका प्रिज्म एंगल आ गया। तो आपको देन द एल ऑफ ए इज 60 डिग्री, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। अ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर एंड मेड ऑफ ग्लास विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 इज इमर्स्ड इन वाटर, द एब्सोल्यूट चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास है। तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दे रखा है, इसको पानी में डुबोने पर इसका चेंज इन एब्सोल्यूट चेंज इन फोकल लेंथ बताना है। तो दोनों समय आपको फोकल लेंथ पता होनी चाहिए, तो आप बता पाओगे इजीली। चलिए, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो हमें पता है 1/f इज इक्वल टू μ2 बाई μ1 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 1/r1 माइनस 1/r2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब कन्वेक्स लेंस है तो बाई कन्वेक्स दिया होगा, तो बाई कन्वेक्स लेंस के लिए r2 जो है माइनस r हो जाएगा और r1 कैपिटल R हो जाएगा। तो ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट करता हूँ मैं, तो आपका ये दिस बिकम्स μ2 बाई μ1 माइनस 1 इंटू 1/r और माइनस ऑफ माइनस 1/r, ठीक है। तो दिस बिकम्स 2/r, तो दिस इज़ द वैल्यू जो आपका आ गया। और पहले एयर में था तो μ1 जो आपका 1 आ जाएगा और μ2 आपका ग्लास का जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है, एयर के लिए। तो इसको μ2 बाई μ1 ही रहने देते हैं, क्योंकि एक बार एयर के लिए एक बार ग्लास के लिए, और ये आपका आ गया 2/r, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे एक एक करके ना, एयर के लिए एक बार और एक बार वाटर के लिए। पहले एयर में था तब फोकल लेंथ निकालते हैं, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट एब्सोल्यूट चेंज इन फोकल लेंथ, ठीक है। तो 1/f एयर की बात करें तो क्या आएगा बेटा, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ एयर जो 1 है माइनस 1 इंटू 2/r, तो ये मेरा मिल गया 1/f। सिमिलरली 1/f फोकल लेंथ इन वाटर जो आपको मिलेगा फोकल लेंथ ऑफ म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई म्यू ऑफ वाटर माइनस 1 इंटू 2/r। तो यहाँ से अब मुझे रेशियो निकालना है FA बाई FW, डिवाइड कर लेता हूँ ताकि मैं इनके बीच में कुछ रिलेशन निकाल पाऊँ FA एंड FW के बीच में, ठीक है। तो क्या करेंगे, FA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय, देखो FA जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है म्यू जी के, बिकॉज हम 1/FA के टर्म्स में बात कर रहे हैं, FB उल्टा है। तो हम क्या करेंगे, जो FW के साथ वाले टर्म्स हैं वो ऊपर आ जाएंगे, म्यू जी बाई म्यू W माइनस 1 डिवाइडेड बाई म्यू जी माइनस 1, ठीक है। तो उल्टा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो हमने ऐसे लिख लिया। तो यहाँ से वैल्यूज़ लिखते हैं, ग्लास का 1.5, वाटर का 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई ग्लास का 1.5 माइनस 1, ठीक है। तो दिस वैल्यू बिकम 0.25 जो है आपकी वैल्यू आ जाएगी FA बाई FW की। तो यानी इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मिला FW इज़ 4 टाइम्स ऑफ FA, ठीक है। FW इज़ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन वाटर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द फोकल लेंथ इन एयर, ठीक है। जो कि आपको फोकल लेंथ इन वाटर इज गिवन एज वो नहीं दिया हुआ, एयर में दिया हुआ 25, तो 4 इंटू 25, तो दैट मीन्स द फोकल लेंथ बिकम्स 100 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो चेंज इन फोकल लेंथ इज इक्वल टू FW जो कि 100 है माइनस F एयर जो कि 25 है, तो दैट इज़
75 सेंटीमीटर। तो एब्सोल्यूट चेंज इन द फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस व्हेन दिस इज सबमर्ज्ड इनटू द वाटर इज 75 सेंटीमीटर। पहले आपका 25 था और फिर फोकल लेंथ बढ़कर 100 हो गया, तो एब्सोल्यूट चेंज इज 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। A given ray of light suffers minimum deviation in an equilateral prism P. Additional prism Q and R of the identical shapes and of same material as P are now added as shown in the figure. The ray will now suffer. ठीक है जी, पहले मान लो कौन सा प्रिज्म था आपके पास, प्रिज्म नंबर P। तो P था खाली, तो मिनिमम डेविएशन के कंडीशन में क्या होता है कि रे जो है पैरेलल टू बेस पास करती। ठीक है, फिर आपने दो प्रिज्म और एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। अब एक्स्ट्रा ऐड करने से क्या होगा, हमें इसको सॉल्व करना है कि क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करने के लिए तो सिंपल सा तरीका है। हमारे पास ये 3 प्रिज्म थे, मैं इसके ऊपर एक चौथा प्रिज्म और रख देता हूँ, सिमिलर प्रिज्म। तो आपको दिखेगा कि द इनिशियल प्रिज्म P और जो बड़ा वाला प्रिज्म अभी बना है कंबाइनिंग ऑल दीज 4 प्रिज्म्स, क्या हुआ कि दे आर सिमिलर। तो सिमिलर होंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर भी जब लाइट इंसिडेंट करेगी तो एंगल ऑफ द प्रिज्म इज सेम। ये जो A था वही यहाँ पे A है, तो क्या होगा यहाँ पे कि जो डेविएशन होगा उस केस में ये पैरेलल पास करेगा। तो फिर डेविएशन के एंगल में कोई चेंज आएगा नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। देयर विल नॉट बी, द रे विल नाउ सफ़र एनी डेविएशन और नो डेविएशन, नो, दे विल हैव द सेम डेविएशन, देयर इज नो चेंज इन द डेविएशन। तो द डेविएशन ऑफ द रे विल बी हैविंग द सेम वैल्यू। तो सेम डेविएशन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द विड्थ ऑफ द मैन्स फेस इज 10 सेंटीमीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द आईज ऑफ द मैन इज 4 सेंटीमीटर, देन द मिनिमम विड्थ ऑफ द प्लेन मिरर टू सी हिज फेसेस। ठीक है, तो मिनिमम विड्थ ऑफ द प्लेन मिरर क्या होता है यार, इसका फॉर्मूला होता है आपको d माइनस डी बाई 2। तो विड्थ ऑफ द d जो है विड्थ ऑफ द फेस होता है, स्मॉल d इज द विड्थ ऑफ द आईज है और 2 इज द कांस्टेंट। तो इसमें वैल्यूज रखेंगे डायरेक्टली 10 माइनस 4/2, तो आपका 6/2, यानी कि जो मिनिमम विड्थ जो रिक्वायर्ड है दैट इज 3 सेंटीमीटर। तो मिनिमम विड्थ ऑफ द प्लेन मिरर इज 3 सेंटीमीटर। इसका बहुत लंबा सा डेरिवेशन होता है बट आप इसको याद रख सकते हो अभी इसको ऐसे ही वैल्यू को कि d माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 8। 3 thin lenses are combined by placing them in contact with each other to get more magnification in an optical instrument. Each lens has a focal length of 3 centimeter. If the least distance of distinct vision is taken as 25 centimeter, the total magnification of the lens combination in normal adjustment is। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहला मेरा जो काम रहेगा दैट विल बी टू फाइंड आउट द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ व्हेन दीज आर कंबाइंड। तो हमें पता है कि 1/f इक्विवेलेंट व्हेन द लेंसेज आर कंबाइंड इन सीरीज, तो आपका 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 आएगा। तीनों का ही 1/3 सेंटीमीटर, तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, ये आपका आ गया 3/3 यानी कि 1, यानी कि f इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। मुझे मिल गया फोकल लेंथ। अब मुझे पता है मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू, फॉर नॉर्मल एडजस्टमेंट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू d/f। d इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जिसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है दैट इज 25, और फोकल लेंथ आपका 1 है जो अभी आपने कैलकुलेट किया। दैट मीन्स मैग्नीफिकेशन ऑफ सच अ कॉम्बिनेशन विल बी 25। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे अब बेटा, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। पैरेलल बीम कंटेनिंग लाइट लैम्डा is equal to 400 nanometer and lambda is equal to 500 nanometer is included incident on the prism as shown in the figure. The refractive index mu of the prism is given by relation this. Okay, तो आपको which of the following statement is correct, आपको बताना है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन TIR जो है वो कौन से लैम्डा पर होगा, राइट। तो बेटा लैम्डा म्यू एज ए फंक्शन ऑफ लैम्डा आपको दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ म्यू, और उसके बाद क्रिटिकल एंगल फाइंड आउट करेंगे करस्पॉन्डिंग टू दैट वैल्यू ऑफ म्यू। ठीक है जी, तो पहले μ1 निकालता हूँ मैं। ठीक है, तो μ1 निकालने के लिए अभी लैम्डा 1 बोल देते हैं 400 नैनोमीटर को, और लैम्डा 2 बोल देते हैं 500 को। तो यहाँ लिख लेते हैं लैम्डा 1 इज इक्वल टू 400 नैनोमीटर एंड लैम्डा 2 इज इक्वल टू 500 नैनोमीटर। ठीक है, अब μ1 निकालते हैं, लेट μ1 बी करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1, तो वो क्या आएगा 1.20
प्लस 0.8 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाई लैम्डा यानी कि 400 नैनोमीटर है 10⁻⁹ का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करने पर आपको मिलेगा 1.25। तो μ1 की वैल्यू 1.25 आ गई। अब वी विल फाइंड आउट द क्रिटिकल एंगल करस्पॉन्डिंग टू दिस वैल्यू ऑफ μ1। ठीक है जी, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन, वैसे हमें क्रिटिकल एंगल निकालने की ज़रूरत भी नहीं है, साइन IC1 फर्स्ट क्रिटिकल एंगल बोल देते हैं करस्पॉन्डिंग टू λ1, तो IC1 बोल दिया इसको इज इक्वल टू μ1, तो ये 1.25 आएगा। 1/1 म्यू इज इक्वल टू 1/sin I होता है, तो ये आपका 1/1.25 आ जाएगा यानी 0.8। ठीक है, दूसरा μ2 अगर निकालें, μ2 आएगा 1.20 प्लस 0.8 इंटू 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 500 नैनोमीटर है इसका स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू जो आएगी दैट इज़ 1.232। तो इम्प्लाइज साइन ऑफ IC2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड 1.232 इज इक्वल टू 0.81। ठीक है, तो अब आपका जो दिया हुआ है वैल्यू जो है द साइन थीटा जो है इंसिडेंस एंगल थीटा जो यहाँ पे दिया हुआ है उसका साइन ऑफ दैट थीटा इज स्लाइटली ग्रेटर देन 0.8। तो स्लाइटली ग्रेटर देन 0.8 है यानी कि इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू 0.8। तो फिर TIR की संभावना कौन से एंगल के लिए है, दैट द TIR will possible for the lambda value of 400 nanometer। तो द लाइट ऑफ लैम्डा 400 नैनोमीटर विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर हम 500 नैनोमीटर का यूज़ करेंगे तो उसके लिए फिर आपका जो वैल्यू है दैट शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन 0.81 होना चाहिए था, बट यहाँ पर 0.81 से छोटी वैल्यू रहेगी साइन थीटा की, बट स्लाइटली ग्रेटर देन 0.08। तो इन केस ऑफ दिस वेवलेंथ ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू 400 नैनोमीटर, तो उस केस में आपका TIR विल बी पॉसिबल। तो लाइट ऑफ लैम्डा 400 नैनोमीटर विल अंडरगो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो आपका TIR will be possible। तो ऑप्शन A is the correct answer to question number 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अ पॉइंट सोर्स S is placed at the bottom of a transparent block of height 10 mm and a refractive index 2.72. It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerges from the block to the liquid form a circular bright spot of diameter 11.54 mm on the top of the block. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इज। ठीक है, तो देखो यहाँ से लाइट आई, S से स्टार्ट हुई और इसने क्या किया, एक ब्राइट स्पॉट बनाया ब्लॉक के टॉप मोस्ट सरफेस पे, यानी कि वहाँ पर क्या हुआ, TIR हो गया, राइट। तो आपका जो लाइट है आगे जा नहीं पा रही है, तो इसके मतलब हमें क्या करना है, वी कैन यूज़ द फॉर्मूला फॉर क्रिटिकल एंगल, उसको यूज़ करके हम फाइंड आउट कर लेंगे ईजिली। क्या, देखो यहाँ देखते हैं, ये IC जो है इंसिडेंस एंगल, ये क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, है ना, लिमिटिंग कंडीशन हमने ले लिया। तो क्या होगा, इस ट्राइंगल में जो आपको ट्राइंगल दिख रहा है दिस वन, इसमें हम साइन IC का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन ऑफ IC इज इक्वल टू दैट विल बी R डिवाइडेड बाय जो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज है दैट विल बी R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, है ना, वर्टिकल हाइट H है और R इज द साइड, तो R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ से आपको मिल गया साइन IC इज इक्वल टू R अपॉन R स्क्वायर अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो अब साइन IC को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक, है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक, तो ब्लॉक बाय लिक्विड होता तो 1 बाय साइन IC होता, है ना, तो हमने उल्टा लिख दिया, इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक आपको शायद क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पॉइंट सोर्स एस इज प्लेस्ड इन द बॉटम ऑफ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक, तो 2.72 आपको दे रखा है ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ से आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालना चाहो तो दैट विल बी R डिवाइडेड बाय अंडर रूट R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लॉक दैट इज गिवन एज 2.72। ठीक है, अब R की वैल्यू जो है दैट इज़ 11.54 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ से मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड निकालेंगे, 11.54 डिवाइडेड बाय 2, ये आपका आ जाएगा 5.77 सेंटीमीटर में, डिवाइडेड बाय
अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, तो आर आपका आया 5.77 इसका स्क्वायर प्लस एच इज़ 10 स्क्वायर, तो इसको भी सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 11.54, तो ये आपका 11.54 इधर नीचे इंटू 2.72, तो ये आपका आ गया 2.72 डिवाइडेड बाई 2, तो दैट विल अप्रोक्सीमेटली बी इक्वल टू 1.36, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.36, तो हमारा ऑप्शन सी बिकम्स द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द डायमीटर ऑफ आई बॉल ऑफ नॉर्मल आई इज अबाउट 2.5 सेंटीमीटर, द पावर ऑफ द आई लेंस वेरीज फ्रॉम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बेटा कि नॉर्मल ह्यूमन आई जो है उसके लिए एक चीज़ होती है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, वो हम मान लेते हैं क्या, स्टैंडर्ड वैल्यू इज 25 सेंटीमीटर, और दूर से दूर देखने वाली जो है ना फारदेस्ट ऑब्जेक्ट एट नॉर्मल ह्यूमन बाय आई कैन सी इज एट इन्फिनिटी, ठीक है। तो नज़दीक से नज़दीक देखे जाने वाली चीज़ 25 सेंटीमीटर पे होगी और दूर से दिखने वाली चीज़ इन्फिनिटी पर होगी, दो चीज़ें ये होगी हमारे लिए। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है कि आई लेंस जो है, ठीक है, डायमीटर ऑफ आई बॉल दे दिया, तो मान लो ये आई बॉल है। अब जो इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है उसकी इमेज कहाँ बनेगी, हम मानेंगे यहाँ पर कि जहाँ पे हमारा आई का आउटर जहाँ के जो है आउटर मोस्ट पॉइंट उस पर हमारा कॉर्निया हम ये मान लेंगे, तो यहाँ पे ये अजम्पशन लेके चलेंगे, ठीक है। तो डायमीटर को हम फोकल लेंथ मान के चलेंगे, ठीक है। चलिए अब जो है इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रहेगा, इमेज बनेगी फोकल लेंथ पर, यही सब चीज़ें हम अजम्पशंस लेके और सॉल्व करते हैं इसको। एक बार इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रहेगा तो क्या पावर रहेगी, और जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रहेगा तो क्या पावर रहेगी, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं बेटा क्वेश्चन को। तो सबसे पहले रखेंगे कि जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है तो हमारी आई जो है फुल्ली रिलैक्स्ड रहेगी, तो उस केस में हमारा जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/f लेंस फार्मूला इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v माइनस 1/u, तो 1/v इमेज डिस्टेंस तो आपका जो है डायमीटर के ऊपर ही रहेगा, तो ये हमने बोल दिया इतना, और माइनस 1/v, तो इन्फिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए ये हो जाएगा, तो इम्प्लाइज 1/f इज इक्वल टू 1/2.5 इंटू 10⁻⁻², और यही क्या होता है पावर ऑफ द लेंस, तो ये आपका क्या आएगा 40 डायोप्टर्स विल बी दी वैल्यू। तो जो 40 डायोप्टर के पावर रहेगी जब ये इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को देख रहा है, और जब नज़दीक देखेगा आई तो फिर क्या होगा, लेंस विल बी हाईली स्ट्रेन्ड या फिर कॉन्ट्रैक्टेड, तो उस केस में हमारी इमेज का फॉर्मेशन तो वही होगा, है ना। इसको ऐसे कर देते हैं, साथ में एफ इन्फिनिटी लिख देते हैं और एफ डिस्टिंक्ट विजन एफ टी लिख देंगे, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन तो कॉर्निया पर ही होगा, ये हमारा एजम्पशन, और माइनस ऑब्जेक्ट जो रखा रहेगा लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जो कि आपका होगा 25 सेंटीमीटर पे, तो इसको माइनस 25 इंटू 10⁻⁻² ले लेंगे। ये यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो पावर आएगी दैट विल बी 44 डायोप्टर्स। तो हमारी जो पावर ऑफ द लेंस है, पावर ऑफ द आई लेंस है, दैट शुड लाई बिटवीन 40 डायोप्टर्स एंड 44 डायोप्टर्स, तो हेंस द ऑप्शन डी बिकम्स द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद वेलोसिटी v, और v इन द माइनस आई कैप है, टुवर्ड्स द इंक्लाइंड प्लेन मिरर एज शोन इन द फिगर, द वेलोसिटी ऑफ द इमेजेस, तो आपको इमेज की वेलोसिटी आपको यहाँ पर बतानी है बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ना हम जो इसकी वेलोसिटी दे रखी है उसके कंपोनेंट्स को एक बार तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट है वो v वेलोसिटी से माइनस जे कैप डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसके अगर हम दो कंपोनेंट ड्रॉ करें बेटा, तो एक आएगा परपेंडिकुलर टू द मिरर जो आएगा v cos थीटा कंपोनेंट, और एक आएगा अलोंग द मिरर दैट विल बी v साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक है। ये दो कंपोनेंट आ गए। अब जो v cos थीटा कंपोनेंट है, यहाँ पे मान लो इसका ये ऑब्जेक्ट की है, तो इमेज मान लो यहाँ बन रही है, इमेज के भी दो कंपोनेंट रहेंगे, एक रहेगा परपेंडिकुलर टू द मिरर वो v cos थीटा रहेगा, और इमेज ये जो है इधर जा रहा था तो इमेज इसमें भी इधर ही मूव करेगी, दैट विल बी v साइन थीटा कंपोनेंट, ठीक। तो अब देखो, अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ जो v cos थीटा है उसका हमें क्या बताना है, ऑब्जेक्ट मूव्स, तो व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द इमेज, तो वेलोसिटी की ऑफ द इमेज आई कैप डायरेक्शन में क्या रहेगा और जे कैप में क्या रहेगा।
अब देखो ये v cos थीटा जो है ये भी दो कंपोनेंट में स्प्लिट किया जा सकता है, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल और एक ये भी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। तो इसको स्प्लिट करके मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ। देखो सबसे पहले देखेंगे v cos थीटा आई कैप डायरेक्शन में जो जो कंपोनेंट आएंगे, ठीक है। आई कैप में एक तो v cos थीटा का कंपोनेंट आएगा और एक आएगा v sin थीटा का। तो v cos थीटा का जो कंपोनेंट आएगा दैट विल बी v cos थीटा का sin थीटा कंपोनेंट, ये आपका आई कैप में, प्लस v sin थीटा का कोस थीटा कंपोनेंट, ये भी आई कैप में। तो ये तो आपका आ गया वेलोसिटी आई कैप डायरेक्शन में, और बल्कि माइनस आई कैप में आएंगे बिकॉज इनके जो कंपोनेंट है दे विल बी डायरेक्टेड इन माइनस आई कैप, दोनों माइनस की तरफ है तो इसको हम माइनस आई कैप कर लेते हैं, ठीक है। अब v cos थीटा का एक कंपोनेंट वर्टिकली अपवर्ड होगा और एक v sin थीटा का वर्टिकली डाउनवर्ड। तो पहले v cos थीटा का cos थीटा कंपोनेंट जो कि वर्टिकली अपवर्ड पॉइंटिंग होगा, और v sin थीटा का sin थीटा कंपोनेंट ये वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। तो मैंने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसको j कैप डायरेक्शन दे दिया, ठीक है बेटा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मुझे मिलेगा इक्वल्स टू v sin थीटा cos थीटा, तो ये 2v sin थीटा cos थीटा इन माइनस आई कैप डायरेक्शन प्लस v cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस v sin स्क्वायर थीटा इंटू जे कैप, ठीक है। अब इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, साइन ऑफ टू वी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस आई कैप और v cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा जे कैप, इसमें हम वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। तो थीटा की वैल्यू हमें डायग्राम से मिल रही है 30 डिग्री, तो अब 30 डिग्री सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो 2 साइन थीटा कोस थीटा तो साइन 2 थीटा होता है साइन 60 डिग्री हो जाएगा, तो v इंटू साइन 60 डिग्री, तो v इंटू √3/2 इंटू माइनस आई कैप, ठीक है, और v इंटू कोस स्क्वायर थीटा माइनस v साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप जो है इसमें माइनस v रख लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस, अच्छा ये ऐड नहीं होगा बट, तो हम इसको अलग अलग वैल्यू रखेंगे। तो कोस 30 होगा आपका √3/2, ठीक है, कोस 30 इज √3/2 तो 3/4, तो ये आपका आ गया प्लस 3v/4 3v/4 माइनस साइन स्क्वायर था, साइन 30 इज 1/2 तो माइनस v/4 इंटू जे कैप। तो यहाँ से आपको मिलेगा माइनस v √3/2 आई कैप, एंड दूसरा आपको मिलेगा प्लस का 3v माइनस v, तो आपका 2v/4 तो यानी v/2 इंटू जे कैप। तो इसको देखते हैं तो हमारा ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए अब यहाँ पे भी आप ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हैं, जिनको डायरेक्शन समझ नहीं आ रहा वो v cos थीटा का देखो यहाँ पे ट्राइंगल जब आप ड्रॉ करोगे तो येलो कलर से ड्रॉ कर लेते हैं इधर। तो एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के अलोंग आएगा बेटा जो कि साइन थीटा कंपोनेंट होगा बिकॉज दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा, और एक वर्टिकल के अलोंग जो आएगा वो कोस थीटा कंपोनेंट होगा। सिमिलरली इसका भी एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो, तो यहाँ पे जो है ये 90 माइनस थीटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एंगल होंगे उनको उल्टा कर लो, तो आपका दिस विल बी जो v साइन थीटा का जो कंपोनेंट है इधर रहेगा, तो v कोस थीटा कंपोनेंट विल बी अलोंग हॉरिजॉन्टल एंड साइन थीटा कंपोनेंट विल बी अलोंग वर्टिकल। तो वही हमने यहाँ पे यूज़ किया है, साइन थीटा वर्टिकल में और दूसरा ये जो है कोस थीटा जो है उल्टा वाला ये आपका हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये हमने यूज़ करके कर लिया। क्वेश्चन नंबर 13, द कर्व ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस वर्सेस एंगल ऑफ डेविएशन शोन हैज बीन प्लॉटेड फॉर प्रिज्म द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म यूज्ड इज, ठीक है। तो आपको देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको एक्स एक्सिस पे दे रखा है और यहाँ पे एंगल ऑफ डेविएशन दे रखा है वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब आपको पूछा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म यूज्ड इज, तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर बताना है जी, ठीक है। और कब किसके लिए दे रखा है,
हमें पहले किसी के लिए नहीं दे रखा, बट हम यहाँ पे एक फॉर्मूला हमें पता है, मिनिमम डेविएशन के लिए हमें फॉर्मूला पता होता है, ठीक है। तुम एट मिनिमम डेविएशन, एट मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन कहाँ से देख सकते हैं हम, डायग्राम से देख सकते हैं। देखो यहाँ पे जहाँ पे डेविएशन एंगल मिनिमम होगा यानी कि 46 डिग्री, ठीक है, इस पॉइंट पे एट मिनिमम डेविएशन आई इज इक्वल टू ई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और इमरजेंस दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और यहाँ से डेल्टा मिनिमम, मिनिमम डेविएशन को क्या लिख सकते हैं, 2i माइनस ए, 2i माइनस ए लिख सकते हैं, तो ठीक है। तो डेल्टा मिनिमम को ऊपर दे रखा है 46 डिग्री डायग्राम में, इज इक्वल टू 2 इंटू आई, इसके करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस 53 डिग्री, तो 2 इंटू 53 और माइनस ए, तो यहाँ से हम ए के लिए सॉल्व करेंगे तो ए विल कम अप एज 60 डिग्री, ठीक है। अब ए 60 डिग्री आ गया तो फिर मुझे पता है एट मिनिमम डेविएशन म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई, ये अभी यूज़ किया था हमने थोड़ी देर पहले, साइन ऑफ ए बाई 2। तो ये मिनिमम डेविएशन पे फॉर्मूला है। अब हमें ए पता है, डेल्टा एम पता है, डेल्टा एम इज़ 46 एंड ए इज़ 60 डिग्री। अब इनको यूज़ करते हैं और वैल्यू निकालते हैं बेटा, तो हमारे को मिलेगा साइन ऑफ ए प्लस 46, तो आपका 30 प्लस 23 आ जाएगा, दैट इज़ साइन ऑफ 53 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 कर दिया मैंने दोनों साइड, साइन ऑफ ए बाई 2, तो साइन ऑफ 30 डिग्री। तो साइन 53 डिग्री वी कैन इजीली फाइंड आउट यूजिंग मैजिक ट्राइंगल, और साइन 30 हमें पता है 1/2 होता है। तो साइन 53 डिग्री क्या होगा बच्चे, ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है कि 3:4:5 में होना चाहिए, तो ये आपका 53 रहेगा और ये आपका 37 रहेगा। तो साइन ऑफ 53 इज़ 4/5, तो दैट इज़ 4/5 डिवाइडेड बाई 1/2, तो यहाँ से आपको मिलेगा 8/5, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 8/5। तो अपना ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 13। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद वेलोसिटी 2 and 3 मीटर पर सेकेंड, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो देखो ऑब्जेक्ट और इमेज, ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो यहाँ कंपोनेंट स्प्लिट करने का तो हमें कोई पंगा है नहीं, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेटिव, हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, तो यही हम यूज़ कर लेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, ये तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर हो गया, इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद मिरर हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला हमें पता है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। वेलोसिटी ऑफ इमेज मुझे नहीं पता, बट वेलोसिटी ऑफ मिरर मुझे पता है, -3 है माइनस डायरेक्शन में, इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे पता है क्या है, पॉजिटिव में 2 और माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर नेगेटिव में 3। यहाँ पे माइनस करना था तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, ठीक है। तो अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बिकम एज, इधर तो ये आपका आ गया प्लस का 3 और इधर राइट साइड में आ गया आपका माइनस का 5, तो -5 -3 इज इक्वल टू -8 मीटर पर सेकेंड। तो आपका इमेज जो है दैट विल बी मूविंग इन द लेफ्ट डायरेक्शन या फिर माइनस डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अगर ड्रॉ करें तो ईस्ट वेस्ट ऊपर नॉर्थ और ये साउथ, तो हमारा वेस्ट की तरफ 8 मीटर पर सेकेंड, तो 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट का मतलब है ऑप्शन बी, यानी कि इमेज हमारी इधर कहीं ऐसे रहेगी मिरर के अंदर और उसकी वेलोसिटी जो है इस साइड ऐसे रहेगी 8 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप in normal adjustment, a straight black line of length L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line. The length of this image is small l. The magnification of the telescope is, ठीक है। तो स्ट्रेट ब्लैक लाइन ऑफ लेंथ L इज ड्रॉन ऑन द ऑब्जेक्टिव लेंस पे कैपिटल L लेंथ की एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। आई पीस फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ दिस लाइन, और जो इमेज है उसकी लेंथ है स्मॉल l। तो आपको मैग्नीफिकेशन ऑफ द टेलीस्कोप बताना है।
यहाँ पे क्या करेंगे ना, वी विल ट्रीट द लाइन ऑन द ऑब्जेक्टिव एज द ऑब्जेक्ट एंड द आई पीस लेंस एज द लेंस, ठीक है। तो उसके लिए फिर अगर हम ये एजम्पशन लेते हैं तो हमारे लिए इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट विल बिकम एज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस प्लस फोकल लेंथ ऑफ आई पीस, ठीक है। दिस विल बिकम एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ विल बिकम एज, क्योंकि हम आई पीस लेंस को एज ए लेंस कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज इट इज़ द ओनली लेंस, और लाइन तो ड्रॉ किस पे है, आपकी लाइन ड्रॉ कर रखी है हमने ऑब्जेक्टिव पे, तो आई पीस विल बिहेव एज अ लेंस, ठीक है। तो फोकल लेंथ मिल गया मुझे, इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिल गया। अब आई विल ट्राई टू फाइंड आउट इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस क्या होगा, 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f होता है, तो 1/f प्लस 1/u ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे जी, तो दैट मीन्स आपका जो है यहाँ से 1/f, तो 1/f ही है और प्लस 1/u था, तो माइनस 1/f0 प्लस एफ ई आ गया। तो यहाँ से v के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो v विल कम एज एफ ई इंटू f0 प्लस एफ ई डिवाइडेड बाई f0, ठीक है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। अब मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि मुझे पता है हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर निकालें तो दैट इज़ v/u, ठीक है, इनके डिस्टेंस के बराबर भी होता है। अब इम्प्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज माइनस एल एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज एल, दैट इज इक्वल टू v/u, और जो वैल्यू रहेगी दैट इज एफ ई, तो ये दैट इज एफ ई इंटू एफ ओ प्लस एफ ई और डिवाइडेड बाय एफ ओ, ये तो आपका हो गया v, और डिवाइडेड बाय u करें, u अभी हमने निकाला था, एफ माइनस ऑफ एफ ओ प्लस एफ ई ये रहेगा, ठीक है। इम्प्लाइज इसको सॉल्व करने पर एफ ओ बाई एफ ई जो है आपको मिलेगा एल बाई एल, और मैग्नीफिकेशन फिर क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन विल ऑल्सो बी इक्वल्स टू एफ ओ बाई एफ ई, तो यही मैग्नीफिकेशन के बराबर हो गया। तो हमारा आंसर आएगा एल बाई स्मॉल एल। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं जी। इफ टाइम इन ऑब्जेक्ट क्लॉक प्लेस्ड इन द फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर इज 1:15 देन द टाइम इन इमेज क्लॉक। तो एक क्लॉक रखी है मिरर के सामने, क्लॉक में हुआ है टाइम 1:15, तो इमेज में कैसा दिखेगा वो, है ना। तो ऐसा इमेज ऐसा देखो, उसमें नंबर्ड नहीं होगा क्लॉक में, ऐसा होगा, मान लो ऐसे सिर्फ लाइंस बनी होंगी टाइम के लिए। तो ऐसी क्लॉक का ही टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ है, टाइम 1:15 हुआ है, तो आवर आपका हैंड इधर है और मिनट हैंड इधर है, ठीक है। तो इससे जस्ट उल्टा बनेगा, तो ऐसे आप ड्रॉ भी कर सकते हो, क्या ये ड्रॉ करके भी बना सकते हो कि मिनट हैंड उल्टा हो जाएगा, इमेज क्लॉक जो है इसका मिरर इमेज बनेगा, तो दैट विल बी लाइक दिस, ये मिनट हैंड इधर और आवर हैंड कुछ ऐसे, बाकी सब ड्रॉ कर लो ऐसे 1 2। ठीक है, तो अब आपको नज़र आएगा कि टाइम इधर क्या हो रखा है, राइट। तो आपका टाइम विल बी लाइक 10:45, है ना, 10 टाइम इधर से 10:45 पता चल गया आपको। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि टाइम इन इमेज प्लस टाइम इन ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों ऐड करोगे तो 12 आवर्स बनेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी 12 आवर्स माइनस 1 आवर 15 मिनट, तो वो भी आपका 10 आवर्स 45 मिनट शो करेगा, ठीक है। तो ये भी आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज मिरर इमेज ड्रॉ करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। When a ray is refracted from one medium to another, the wavelength changes from 6000 angstrom to 4000 angstrom. The critical angle for the interference will be, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता है कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है, डेंसर मीडियम बाय रेयर μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ क्रिटिकल या साइन ऑफ IC, ठीक है, दैट ये हमें पता है। अब μ2 बाई μ1 जो है वो किसके बराबर होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो इन्वर्स जो वेवलेंथ के डायरेक्टली वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि μ2 बाई μ1 है ना, डेंसर टू रेयर, तो इसको 6000 डिवाइडेड बाई 4000 इज इक्वल टू 1 बाई साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो इम्प्लाइज साइन ऑफ C इज इक्वल टू 2/3, तो C इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2/3,
3। तो यहाँ से फिर हमारा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड वेलोसिटी एंड वेवलेंथ आर रिलेटेड। तो हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18। टू थिन लेंसेज when in contact produce a combination of power 10 diopters. When they are 0.25 meter apart, the power reduces to plus 6 diopter. The focal length of the lens is in meter r. तो टू थिन लेंसेज है, ठीक है, एक का फोकल लेंथ मान लो f1 बोल दिया, दूसरे का f2 बोल दिया। तो हम यूज़ करते हैं पावर जो है 1/f इक्वलेंट, इसको कैपिटल F बोल देते हैं, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 व्हेन दे आर टचिंग ईच अदर। तो ये आपकी कितनी है पावर, दैट इज प्लस 10 डायोप्टर्स। तो एक इक्वेशन ये मिला। जब ये d डिस्टेंस अपार्ट है तो उसको मान लो p डैश बोल दिया, तो ये हमारा 1/f डैश इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और इस फॉर्मूला में कुछ सब्ट्रैक्ट होता है, दैट इज d/f1 f2। तो d क्या है, सेपरेशन बिटवीन दीज टू लेंसेज। तो अगर ऐसा है तो आपकी पावर जो आई है वो प्लस का 6 डायोप्टर्स आई है। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को यूज़ करके हम वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ f1 एंड f2। तो हम क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन ना, एक इक्वेशन में से दूसरा इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी सिंपली पहले ऐड कर लेते हैं। तो ऐड करना हमारे लिए शायद ज़्यादा बेनिफिशियल है, राइट, यस। तो इनको ऐड करने से आपको मिलेगा 10 माइनस d/f1 f2 इज इक्वल टू 6। ठीक है, इम्प्लाइज 10 माइनस 6, तो ये आपका 4 आ गया। 4 इज इक्वल टू d इज गिवन एज 0.25 डिवाइडेड बाय f1 f2। तो यहाँ से f1 और f2 का प्रोडक्ट जो है दैट विल 0.25/4 यानी कि 1/16 आपका जो है आंसर आएगा f1 f2। ठीक है, दूसरा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 f2, यहाँ से इधर से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा f1 प्लस f2 डिवाइडेड बाय f1 f2 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से मैं यूज़ कर सकता हूँ f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 10/16 यानी कि 5/8। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेशंस को हम यूज़ करेंगे, ये पहला ये, दूसरा ये, दो अननोन दो इक्वेशन। तो यहाँ से मैं सॉल्व करूँगा तो f1 विल कम अप एज 0.5 मीटर एंड f2 विल कम अप एज 0.125 मीटर। तो अगर इसको देखा जाए तो फिर हमारा ऑप्शन जो है 0.5 एंड 0.125, तो ऑप्शन ए है वो है हमारा सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। The critical angle for the light going from the medium x into the medium y is theta. The speed of light in the medium x is v. The speed of light in medium y is. तो medium x में speed of light is v and medium speed of light in medium y is. ठीक है, तो x से y की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे we can easily write कि sin of theta, x की तरफ theta है, ठीक है, into mu x स्नेल्स लॉ से इज इक्वल टू म्यू वाई, और वाई की तरफ साइन 90 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ से म्यू एक्स है जो वेलोसिटी है, एक्स में वी है और वाई में वी डैश है, तो वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी इक्वेशन को वेलोसिटी के टर्म्स में लिखा जाए, चलो पहले ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। म्यू वाई बाई म्यू एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 को 1 लिख लेते हैं। ठीक है, और म्यू वाई जो है, वाई में वेलोसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, तो जो y में वेलोसिटी होगी वो नीचे आएगी और जो x में होगी वो ऊपर आएगी। तो वो x में v वेलोसिटी है, इसमें v डैश है, v डैश। ठीक है, अब क्या बताना है आपको, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y यानी v डैश की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो v डैश इज इक्वल टू v बाय साइन थीटा। तो v डैश इज इक्वल टू v बाय साइन थीटा। तो हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 19। सिंपली स्नेल्स लॉ से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम ऑफ द मटेरियल ऑफ अ कनकेव लेंस इज म्यू। कनकेव लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। इफ इट इज इमर्ज्ड इन अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू डैश, द पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द लेंस, द पाथ ऑफ एमर्जेंट रेज विल बी गिवन दैट म्यू वन इज ग्रेटर देन म्यू। तो यानी कि जो मीडियम है जिसमें सबमर्ज किया वो डेंसर है, ऑप्टिकली डेंसर है कंपैरेटिव टू द मटेरियल ऑफ द लेंस।
तो क्या होगा ऐसे केस में, कन्वर्जेंट लेंस डाइवर्जेंट के जैसे बिहेव करेगा और डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट के जैसे। तो कनकेव लेंस क्या है, इट इज़ बाय, अगर एयर में रखा होता है, वैक्यूम में रखा होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ अ डाइवर्जेंट लेंस, बट क्योंकि इसके आसपास का मीडियम जो है डेंसर हो गया है, तो इट विल बिहेव एज ए कन्वर्जेंट लेंस। तो हमारा फिर ऑप्शन जो है, लाइट कन्वर्ज कहाँ कर रही है, ऑप्शन ए में। तो कनकेव लेंस विल बिहेव लाइक अ कन्वेक्स लेंस, तो ऑप्शन ए बिकम्स द राइट आंसर। जो लाइट रेज को कन्वर्ज करेगा जस्ट बिकॉज द सराउंडिंग मीडियम इज डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर। क्वेश्चन नंबर 21, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ convex mirror of focal length 30 centimeter is a quarter of the size of the object. The distance of the object from the mirror is, ठीक है। तो आपको मैग्निफिकेशन इधर दिया है, राइट। तो क्या दिया है यहाँ पे आपको मैग्निफिकेशन दे दिया है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं क्या क्या दिया आपको। मैग्निफिकेशन इज गिवन एज, पहले तो फोकल लेंथ दे रखा है, फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर, तो पॉजिटिव रहेगा, तो 30 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u होता है मिरर के लिए। इट इज़ गिवन एज, क्या दिया है, इमेज इज क्वार्टर, तो इमेज साइज इज 1/4 ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो ये आपका 1/4 आ गया, ठीक है, यानी 0.25 का मैग्निफिकेशन है, राइट। तो यहाँ से वी कैन राइट कि u इज इक्वल टू -4 इंटू वी। अब आपको फाइंड आउट करना है द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, तो आपको u का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो अब हमारे पास f है और u एंड v के बीच में एक रिलेशन है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली मिरर फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे। 1/v को एज इट इज़ रख लेंगे और u को जो है माइनस का 1/4v, तो माइनस मैंने यहाँ पे प्लस को हटा के लिख दिया और -4v लिख दिया। दैट विल बिकम एज 4 - 1 डिवाइडेड बाई 4v, दैट मीन्स 3/4v आपका आ गया 1/f। तो फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 4v/3, ठीक है जी। तो v यहाँ से मिलेगा, v इज इक्वल टू 3f/4। अब आपको बताना क्या था, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो पहले v निकाल लेते हैं। तो v इज इक्वल टू 3 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 4, और u जो है वो आ जाएगा -4v के बराबर है, तो इज इक्वल टू -4 इंटू 30 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, तो आपका 4 से 4 चला गया, दैट इज़ -90 सेंटीमीटर। तो करेक्ट आंसर इज -90 सेंटीमीटर टू क्वेश्चन नंबर 21, ठीक है जी। तो अगर इसके अंदर केवल एब्सोल्यूट टर्म्स में बात करें तो न्यूमेरिकल वैल्यू इज 90 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर at some angle. A ray of light incident at an angle of 30 degree on one of the mirrors. After reflection from the other, retraces its path. The angle between the mirrors is, ठीक है। जो आपकी क्या है, आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द अदर रिट्रेसेस इट्स पाथ, तो यानी ऐसा होगा कि एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है। अब ये रिट्रेस इसको पाथ करना है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर बी, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलरली गिरनी चाहिए मिरर बी पर, तो ये आपको कंडीशन यहाँ से पता चल गई। अब आपको बताना है द एंगल बिटवीन द मिरर्स, तो एंगल बिटवीन द मिरर्स आपको यहाँ से फाइंड आउट करना है बच्चे, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों बराबर दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इंसिडेंस का एंगल 30 डिग्री दिख रहा है हमें डायग्राम से, हम ये लिख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, ट्रायंगल OIQ, इस ट्रायंगल में OIQ, इस ट्रायंगल के अंदर मैं देखो क्या करते हैं अभी, इन ट्रायंगल OIQ, एंगल OIQ इज इक्वल टू OI एंड Q इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, दैट इज 60 डिग्री है, ठीक है। ये आपका 60 डिग्री आएगा, क्योंकि 30 आपका था, 90 - 30 60 हो गया। ट्रायंगल IOQ इज इक्वल टू IO एंड Q, तो ये इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल है, IO एंड Q, तो ये आपका 30 डिग्री आ जाएगा, 90 - 60 डिग्री, तो यानी 30 डिग्री। और यही IOQ इज़ द ओनली एंगल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, एंगल बिटवीन द मिरर्स इज एंगल IOQ, जो कि हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। तो सिंपल ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन से आ गया, क्यों कर पाए, बिकॉज यहाँ पे आपको बताया कि 90 डिग्री है, ठीक है जी। चलिए
A concave mirror of focal length 20 centimeter and convex lens of focal length 10 centimeter are kept with their optic axis parallel but separated by 0.5 mm as shown in the figure. The distance between the lens and mirror is 10 centimeter. An object of height 3 mm is placed on the optic axis of lens at a distance 15 centimeter from the lens. Find the length of the image formed by the mirrors in millimeters. तो यहाँ पे लेंस के लिए देखो, लेंस के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हमें फोकल लेंथ ऑफ द लेंस दे रखा है, कन्वेक्स लेंस है तो +10 आएगा, तो 1/f वी कैन राइट 1/10 इज इक्वल टू 1/, लेंस के लिए ना टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लेते हैं 1, ठीक है, और मिरर के लिए 2, तो 1/ इमेज डिस्टेंस को अगर हम बोलें तो 1/v1 बोल दिया, माइनस ऑफ 1/u, तो माइनस ऑफ 1/u, u इज़ फॉर द लेंस इट इज़ 15, तो माइनस डायरेक्शन में -15, तो यहाँ से वी विल फाइंड आउट v1, तो v1 विल कम अप एज 1/10 माइनस 1/15, जो कि आपका आएगा प्लस का 30 सेंटीमीटर, है ना, 1/v विल बी 1/30, तो v विल बी +30 सेंटीमीटर, राइट। अब हम क्या करेंगे फॉर मिरर, मिरर के लिए क्या होगा, दिस v1 विल एक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो 30 इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का गैप भी है, राइट। तो अब देखो लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है और 10 सेंटीमीटर का गैप भी है, तो इमेज डिस्टेंस फॉर द मिरर विल बिकम 20 सेंटीमीटर, है ना, 20 सेंटीमीटर्स, इट विल बिकम एज 20 सेंटीमीटर्स फॉर द मिरर। तो फिर हम मिरर के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं 1/v2 प्लस 1/u, जो आपका आ गया 20 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, तो कनकेव आपका है तो -20 आ जाएगा, तो यहाँ से वी विल कैलकुलेट v2, तो v2 कम अप से -10 सेंटीमीटर, तो -10 सेंटीमीटर का आपका ये आ गया। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज फॉर्म, तो आपको ऑब्जेक्ट का लेंथ पता है, इमेज का निकालना है तो मैग्नीफिकेशन आपको पता होना चाहिए, नेट मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन ऑफ द लेंस, तो v1/u1 एंड मैग्नीफिकेशन ऑफ द मिरर जो कि -v/u होता है, तो -v2/u2, ठीक है। तो इन सभी को हम रखें तो v1 आपका 30 है, u1 था -15, माइनस ऑफ v2, तो माइनस ऑफ -10, तो +10 डिवाइडेड बाई ये आपका 20, तो दिस इज़ -1, तो मैग्नीफिकेशन इज़ -1, तो देयरफॉर लेंथ ऑफ द इमेज जो है, लेंथ ऑफ इमेज इज इक्वल टू -1 इंटू लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको 3 mm दे रखा है, तो दैट विल बी -3 mm। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया, द करेक्ट आंसर इज 3 mm, लेंथ इज 3 mm बट द इमेज विल बी इन्वर्टेड, ठीक है, जो तो -3 इज द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 23, और डेटा इनपुट करना है वो 3 करना है। क्वेश्चन नंबर 24, इफ वन फेस ऑफ द प्रिज्म एंगल इज 30 degree of a prism angle 30 degree and mu is equal to √2 is silvered, the incident ray retraces its initial path, what is the angle of incidence, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे देखो रिकंस्ट्रक्शन करते हैं बटे, तो AEBC है, यहाँ पर हमने क्या किया, एंगल ऑफ इंसिडेंस ड्रॉ कर लिया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ड्रॉ कर लिया, और अगर उसको ट्रेस बैक करना है पाथ को, तो हमें मतलब क्या है कि दिस एंगल इज़ 90 डिग्री, ठीक है, जब ये सिल्वर्ड सरफेस पे जब टकराएगा तो इट शुड बी इंसिडेंट एट 90 डिग्री सो दैट इट कैन रिट्रेस इट्स पाथ बैक, तो मिरर पे 90 डिग्री का इंसिडेंस है, ठीक है। अब आपको बताना है व्हाट इज़ द एंगल ऑफ इंसिडेंस आई की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ट्राइंगल AED, AE एंड D, ये ऊपर वाले ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में बात करेंगे, इन ट्राइंगल AED यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180, ठीक है, इंटरनल सम प्रॉपर्टी ऑफ द ट्राइंगल, तो एंगल D यहाँ से क्या आ जाएगा 180 माइनस 120, तो दैट विल बी इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो एंगल D जो है दिस इज 60 डिग्री, तो यहाँ से R जो है एंगल R विल बी 90 माइनस 60 डिग्री, तो दैट इज़ 30 डिग्री, ठीक। अब यूजिंग स्नेल्स लॉ, अब जो है ना यहाँ पॉइंट डी पर हम स्नेल्स लॉ लगा देंगे इस सरफेस
ए सी के अक्रॉस, सरफेस ए सी के अक्रॉस स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एयर की तरफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इंटू साइन आई इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म, जो आपको √2 दे रखा है, एंड जो एंगल आर अभी कैलकुलेट किया लो 30 डिग्री। तो यहाँ से साइन जो है जो हम निकाल सकते हैं साइन आई दैट विल बी 1/√2 इम्प्लाइज आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो आपको यही कैलकुलेट करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो हमारा 45 इज़ द राइट आंसर टू क्वेश्चन नंबर 24। 25 क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैज़ एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एंड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द मैग्निफिकेशन if an object is kept at a distance of 5 cm from the objective so that final image is formed at the least distance of distinct vision। और इसकी वैल्यू भी आपको दे दी कि 20 सेंटीमीटर इज़ द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ठीक है जी, अब हम करके एक एक करके वैल्यूज़ यहाँ पर देखते हैं क्या क्या आपको दिया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो आपको यू दे रखा है -5 सेंटीमीटर, कहाँ से दे रखा है, फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। तो u फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव हमने लिख लिया, यू ओ। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन इज गिवन एज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यूज़ करेंगे लेंस फॉर्मूला फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस 1/f0 इज इक्वल टू 1/v0 माइनस 1/u0। ठीक है जी, तो इज इक्वल टू 1/v0 माइनस ऑफ 1/-5। ठीक, तो इट इज़ 1/v0 प्लस 1/5। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं 1/v0 इज इक्वल टू 1/f0। f0 की वैल्यू आपको देखो 4 सेंटीमीटर दे रखी है ऑब्जेक्टिव की, तो दैट इज़ 1/4 माइनस 1/5, इट बिकम्स 1/20 इम्प्लाइज v0 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मैग्नीफिकेशन हम लिखें तो मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ v0/u0 और इनटू 1 प्लस लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ ऑफ आई पीस। ठीक है, इज इक्वल टू 20/u आपको दे रखा था 5 और 1 प्लस डी की वैल्यू 20 दे रखी है ऑलरेडी और एफ ई आपको 10 दे रखा है। इसको सॉल्व करने पर आपको वैल्यू मिलती है 12। तो मैग्नीफिकेशन m इज इक्वल टू 12 हेयर। तो यहाँ से द करेक्ट आंसर इज 12 फॉर द क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है जी, इसी के साथ वी हैव सॉल्व ऑल द 25 क्वेश्चंस। अब आपको जो क्वेश्चन समझ आ गए, जिनमें डाउट है, वो आप डाउट ग्रुप पे पूछ सकते हो। जो समझ आ गए वो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हो, उनको सॉल्व कर सकते हो, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी के साथ वी हैव सॉल्व्ड ऑल द 25 क्वेश्चंस। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग बेटा।